हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दासगुप्ता एंड वेलकम टू एचीवर्ली। हम लोगों का एनसीईआरटी क्लास 7 हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है और मैंने क्लास 7 हिस्ट्री का एक प्लेलिस्ट बना दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जो लोग क्लास 7 हिस्ट्री के वीडियोस को देखना चाहते हैं वहां से देख सकते हैं। आज से हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 जियोग्राफी चैप्टर 1 शुरू कर रहे हैं। मैं पढ़ाते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टार मार्क करता हुआ चलूंगा, तो अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं तो आप भी अपने बुक में उन पॉइंट्स को स्टार मार्क कर लीजिएगा, या फिर अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप अपने नोट्स में उन पॉइंट्स को लिख लीजिएगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनसीईआरटी के बुक्स को आप एनसीईआरटी के वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस बुक को वहां से डाउनलोड कर लें और ये लेक्चर देखने के बाद इस चैप्टर को एक बार आप पढ़ लें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 1, एनवायरनमेंट, पर्यावरण। द प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। देखिए, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक जीवित प्राणी जिस जगह पे रहते हैं, वो जिन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, उनके चारों तरफ जो चीजें हैं, उनके आसपास जो लोग रहते हैं, उनके लाइफ में जो चीजें हो रही हैं, उसे हम लोग एनवायरनमेंट कह सकते हैं। मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के आसपास जो कुछ भी हो रहा है, वो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट है। किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमेना। देखिए, एनवायरनमेंट आपका नेचुरल फिनोमेना भी हो सकता है, जैसे किसी व्यक्ति के आसपास का एटमॉस्फेयर, लैंड यानी लिथोस्फेयर, वाटर यानी हाइड्रोस्फेयर। और एनवायरनमेंट आपका ह्यूमन मेड फिनोमेना भी हो सकता है, जैसे किसी व्यक्ति के आसपास का कोई पार्क, ब्रिज, मॉन्यूमेंट एक्सेट्रा। ये प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। While the natural environment refers to both biotic and abiotic conditions existing on the earth, human environment reveals the activities, creations and interactions among human beings। देखिए, जब हम लोग नेचुरल फिनोमिना की बात करते हैं, तो नेचुरल फिनोमिना दो तरह के हो सकते हैं। एक बायोटिक मतलब कि जीवीय, और दूसरा एबायोटिक मतलब कि अजीवीय। इन दोनों को हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। और जो ह्यूमन एनवायरनमेंट है, मानवीय पर्यावरण है, उसमें मानव की गतिविधियां शामिल है। जैसे एक व्यक्ति है, वो अपने फैमिली के साथ इंटरेक्शन करता है, वो जहां पे रहता है, जिस गांव में रहता है, वहां वो एक कम्युनिटी, एक समुदाय का हिस्सा है, उसका वहां भी इंटरेक्शन होगा। और गांव में विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, तो उन सबका आपस में इंटरेक्शन होगा। तो ये सभी ह्यूमन एनवायरनमेंट, मानवीय पर्यावरण का हिस्सा है। और इसी के साथ मानव कुछ चीजों को बनाता है अपनी सुविधाओं के लिए, जैसे कि कोई ब्रिज हो गया, रोड्स हो गए, पार्क हो गया एक्सेट्रा। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय एवं अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं, जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित हैं। अब हम लोग बायोटिक और एबायोटिक को समझते हैं। बायोटिक, जीवीय, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एग्जाम्पल प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखिए, बायोटिक कंपोनेंट में वो आएंगे जो जिंदा है, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स हो गए। जीवीय, सजीव प्राणियों का संसार, जैसे पादप एवं जंतु। अब हम लोग एबायोटिक को समझते हैं। एबायोटिक, अजीवीय, द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स, एग्जाम्पल लैंड। देखिए, एबायोटिक कंपोनेंट्स में वो आएंगे जो जिंदा नहीं है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि लैंड हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया। लेकिन ये हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। जैसे बिना ऑक्सीजन के हम सांस नहीं ले सकते, पानी हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। तो ये एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। निर्जीव पदार्थों का संसार, जैसे स्थल। एनवायरनमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक, द फूड वी ईट एंड द लैंड वेयर वी लिव। देखिए, एनवायरनमेंट हमारा बेसिक लाइफ सपोर्ट है। हम जो जिंदगी जी रहे हैं, वो अपने एनवायरनमेंट की वजह से ही जी रहे हैं, क्योंकि हमको जो ऑक्सीजन मिलती है,
वो हमारे आसपास के पेड़ों से मिलती है, वो हमारे एनवायरनमेंट का हिस्सा है। हम जो पानी पीते हैं वो भी हमारे एनवायरनमेंट का हिस्सा है। हम जिस भूमि पर रहते हैं वो भी हमारे एनवायरनमेंट का हिस्सा है। ये हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। हाउ डू ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई दिस नेचुरल एनवायरनमेंट? मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है? The car fumes pollute the air, water is collected in a pot, food is served in vessels, and land is used to build factories. कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है, पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। Human beings make cars, mills, factories and manufacture containers. मानव कार, मिल, कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है। दिस इज हाउ ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई नेचुरल एनवायरनमेंट। इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरणों में परिवर्तन करता है। देखिए, इस चीज को समझते हैं। हम ह्यूमन बींग्स अपने काम के लिए, अपने काम को इजी बनाने के लिए अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर रहे हैं, उसमें परिवर्तन ला रहे हैं। वो ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब हम एनवायरनमेंट की थ्रेशोल्ड लिमिट को पार कर जाते हैं और एनवायरनमेंट का एक्सप्लॉयटेशन करना शुरू कर देते हैं, तो फिर एनवायरनमेंट का बैलेंस बिगड़ने लगता है। देखिए, कार्स बनी, रोड्स बने, लोगों के ट्रैवल को फास्ट और इजी करने के लिए। लेकिन वही कार लेके उसी रोड पे घंटों जाम में फंसे हैं, एयर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन दोनों कर रहे हैं। वैसे ही इंडस्ट्रियल वेस्ट को नदी, झीलों में डंप करके वाटर पॉल्यूशन कर रहे हैं। इंडस्ट्रीज से एयर पॉल्यूशन होता है। तो इस तरीके से ह्यूमंस अपने एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट के बारे में, पर्यावरण के घटकों के बारे में। तो एनवायरनमेंट के तीन कंपोनेंट हैं। पहला नेचुरल मतलब प्राकृतिक, दूसरा ह्यूमन मेड मतलब मानव निर्मित, और तीसरा ह्यूमन। तो एक एक करके इनको देखते हैं। पहले नेचुरल से स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो नेचुरल कंपोनेंट है वो ह्यूमंस के पहले से एग्जिस्ट करता आया है। इसी नेचुरल एनवायरनमेंट का अपना एक बैलेंस था जिसे हम मॉडिफाई करके बिगाड़ रहे हैं। नेचुरल में आपका लैंड आता है, जिसे हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं, मतलब स्थलमंडल कहते हैं। दूसरा आपका एयर आता है, जिसे कि एटमॉस्फेयर वायुमंडल कहा जाता है। तीसरा का वाटर आता है, जिसको कि हाइड्रोस्फीयर जलमंडल कहते हैं। और लैंड, एयर और वाटर जहां पे ओवरलैप करता है उसको बायोस्फीयर मतलब कि जैव मंडल कहते हैं। देखिए, यहाँ पे आपका लैंड, एयर और वाटर जहां पे ओवरलैप करते हैं वो वाला पोर्शन आपका बायोस्फीयर कहलाता है। तो हम लोगों ने नेचुरल को देख लिया, अब ह्यूमन मेड कंपोनेंट को देखते हैं। देखिए, ह्यूमन मेड में आपके पार्क्स, बिल्डिंग्स, रोड्स ये सब हैं। देखिए, ये ह्यूमन मेड चीजें खराब नहीं होती है, जैसे कि पार्क्स हो गए, रोड्स हो गए वगैरह। लेकिन जब हम ओवर एक्सप्लॉयटेशन करने लग जाते हैं चीजों की, तब एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचता है। रोड अच्छी है, मगर अब इसमें धुआं छोड़ते हुए गाड़ी जा रही है तो वो खराब है। अब हम लोग ह्यूमन कंपोनेंट के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, ह्यूमन इंटरेक्शन में मानव की गतिविधियां शामिल है। जैसे एक इंडिविजुअल व्यक्ति है, वो अपने फैमिली के साथ इंटरेक्शन करता है। वो जिस गांव में रहता है वो एक कम्युनिटी, एक समुदाय का हिस्सा है, तो वो वहां अपने समुदाय के साथ इंटरेक्शन करता है। गांव में विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, तो सबका आपस में इंटरेक्शन होते रहता है। गांव का स्कूल है, वहां पे सबका आपस में इंटरेक्शन होगा। ऐसे ही देश की जो इकोनॉमिक कंडीशन है, जो अर्थव्यवस्था है, अगर वो अच्छी हो रही है, जीडीपी अच्छी हो रही है, जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं, तो फिर लोग जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, तो लोग इसके साथ इंटरेक्शन करेंगे, तो ये भी हमारे एनवायरनमेंट का हिस्सा है। ऐसे ही अगर हम लोग पॉलिटिकल सिचुएशन की बात करते हैं, तो देश के पॉलिटिकल सिचुएशन में क्या चल रहा है, देश में हम सभी जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। न्यूज़पेपर, न्यूज़ में देखते रहते हैं, इलेक्शन के टाइम पे वोट देते हैं, तो यहाँ भी इंटरेक्शन हो रहा है। तो ये सब हमारे पर्यावरण का हिस्सा है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेचुरल एनवायरनमेंट, प्राकृतिक पर्यावरण। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ।
देखिए, अर्थ के ऊपर जो टॉप हार्ड लेयर है, जिसे कि हम लोग क्रस्ट बोलते हैं, उसे लिथोस्फीयर स्थलमंडल बोलते हैं। पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय ए थिन लेयर ऑफ सॉइल। देखिए, जो लिथोस्फीयर है आपका, वो रॉक्स मतलब कि चट्टानों और मिनरल्स मतलब कि खनिजों से बना होता है, और ये सॉइल से मिट्टी के थिन लेयर से ढका होता है। ये चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। देखिए, ये रहा आपका एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल। ये रहा आपका पानी मतलब कि हाइड्रोस्फीयर मतलब जलमंडल। और ये रहा आपका स्थल मतलब लिथोस्फीयर स्थल मंडल। और ये तीनों चीजें जहां पे इंटरेक्ट कर रही हैं, एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रही हैं, उसे बायोस्फीयर कहते हैं, जैव मंडल कहते हैं। It is an irregular surface with various landforms such as mountains, plateaus, plains, valleys, etc. देखिए, लिथोस्फीयर स्थल मंडल का जो सरफेस है वो इरेगुलर है। हर जगह इवन नहीं है, समतल नहीं है, क्योंकि कुछ जगहों पे हमें माउंटेन्स नजर आएंगे, कुछ जगहों पे प्लेट्यूज मतलब पठार नजर आएंगे, और कुछ जगहों पे प्लेन्स और वैलीज मतलब कि मैदान और घाटियां नजर आएंगी। ये पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड ऑल्सो ऑन द ओशन फ्लोर्स। देखिए, ये लैंडफॉर्म्स सिर्फ कॉन्टिनेंट्स ही नहीं बल्कि ओशन फ्लोर पे भी पाए जाते हैं। मतलब समुद्र के नीचे गहराई में अगर आप जाएंगे तो आपको जमीन मिलेगी, और वो जमीन भी लिथोस्फीयर का ही हिस्सा है। ये स्थलाकृतियां महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। Lithosphere is the domain that provides us forest, grasslands for grazing, land for agriculture and human settlements. देखिए, लिथोस्फीयर में हमें जंगल मिलेंगे, फॉरेस्ट मिलेंगे, ग्रासलैंड मिलेंगे जहां पे आके जानवर चरते हैं, ग्रेजिंग करते हैं, जमीन मिलेगी, भूमि मिलेगी जहां पे किसान खेती करते हैं, और ह्यूमन सेटलमेंट्स भी मिलेंगे जहां पे लोग रहते हैं। स्थलमंडल वो क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। इट इज ऑल्सो ए सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। लिथोस्फेयर में मिनरल्स खनिज भी मिलते हैं। ये खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। अब हम लोग हाइड्रोस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। द डोमेन ऑफ वाटर इज रिफर्ड टू एज हाइड्रोस्फेयर। देखिए, जो डोमेन वाटर पानी से रिलेटेड है उसे हाइड्रोस्फेयर जलमंडल कहते हैं। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। इट comprises various sources of water and different types of water bodies like rivers, lakes, seas, oceans, etc. देखिए, हाइड्रोस्फीयर में वाटर के सारे सोर्सेस आ जाते हैं, जैसे नदी का पानी, झील का पानी, समुद्र का पानी, ओशन का पानी, एक्सेट्रा। और एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर है वो भी हाइड्रोस्फीयर का ही हिस्सा है। ये जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। इट इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। द एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। देखिए, एयर का थिन लेयर, वायु की पतली परत जो हमारे पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए है, उसे एटमॉस्फेयर वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। देखिए, इस एटमॉस्फेयर को होल्ड करके रखा है ग्रेविटेशनल फोर्स ने। देखिए, ये मान लीजिए आपकी पृथ्वी है, और ये डॉटेड लाइन आपका एटमॉस्फेयर है। इस एटमॉस्फेयर को ग्रेविटेशनल फोर्स ने, गुरुत्वाकर्षण बल ने होल्ड करके रखा है। अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो ये एटमॉस्फेयर यहां से एस्केप कर जाती। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्corching हीट ऑफ द सन। देखिए, ये एटमॉस्फेयर हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यही एटमॉस्फेयर हमें सन के हार्मफुल रेज से प्रोटेक्ट करता है और सन के हीट से भी प्रोटेक्ट करता है। ये सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। इट कंसिस्ट्स ऑफ नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर।
इसमें कई प्रकार की गैस, धूल कण एवं जल वाष्प उपस्थित रहते हैं। The changes in the atmosphere produce changes in the weather and climate। देखिए, जब एटमॉस्फेयर में चेंजेस आएगा, परिवर्तन आएगा, तो इससे वेदर और क्लाइमेट में भी चेंजेस होंगे। वेदर आपका शॉर्ट टर्म फिनोमेना है। वेदर आपका शॉर्ट टर्म फिनोमेना है और क्लाइमेट आपका लॉन्ग टर्म फिनोमेना है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड। देखिए, बायोस्फीयर में आपका प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम दोनों पाए जाते हैं। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। इट इज ए नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरैक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। देखिए, बायोस्फीयर अर्थ का वो नैरो जोन है जहां पे लैंड, वाटर और एयर एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं और लाइफ को पॉसिबल बनाते हैं, लाइफ को सपोर्ट करते हैं रहने के लिए। देखिए, मान लीजिए ये आपका लैंड है, ये आपका वाटर है और ये आपका एयर है। तो ये तीनों जहां पे ओवरलैप कर रहे हैं, ये जो आपका नैरो रीजन है, नैरो जोन है, यही इसी को आपका बायोस्फीयर या जैव मंडल कहते हैं। और यहीं पे जीवन संभव है, लाइफ पॉसिबल है। और ये लैंड, वाटर और एयर, इन तीनों के एक दूसरे के साथ इंटरैक्शन से पॉसिबल होता है। ये पृथ्वी का वो संकीर्ण क्षेत्र है जहां स्थल, जल और वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट इज इकोसिस्टम। पारितंत्र क्या है? ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स। देखिए, सारे प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स अपने इमीडिएट सराउंडिंग पे डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस को ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए वाटर और एयर जरूरी है और रहने के लिए लैंड जरूरी है। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। देखिए, प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स एक दूसरे पे भी डिपेंडेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एनिमल्स घास खाते हैं, फ्लावर्स को बीज की, इंसेक्ट्स की जरूरत होती है पॉलिनेशन के लिए। वैसे ही ह्यूमंस पेड़ पौधों पे डिपेंड करते हैं अनाज, फल के लिए, ऑक्सीजन के लिए। प्रायः वे एक दूसरे पर भी आश्रित हैं। This relation between the living organisms as well as the relation between the organisms and their surroundings form an ecosystem। देखिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक दूसरे के साथ जो रिलेशन है वो, और अपने सराउंडिंग के साथ जो रिलेशन है वो इकोसिस्टम फॉर्म करता है। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। There could be an ecosystem of large rainforest, grassland, desert, mountains, lake, river, ocean and even a small pond। देखिए, इकोसिस्टम बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। जैसे रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, डिजर्ट इकोसिस्टम, माउंटेन इकोसिस्टम, ये सब आपका बड़ा इकोसिस्टम है। और वैसे ही पॉन्ड इकोसिस्टम आपका एक छोटा इकोसिस्टम हो गया। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। It is a system formed by the interaction of all living organisms with each other and with the physical and chemical factors of the environment in which they live। देखिए, इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक दूसरे के साथ इंटरैक्शन से बना है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंटरैक्शन एनवायरनमेंट के फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स के साथ हो रहा है। पारितंत्र वो तंत्र है जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। दे ऑल आर लिंक्ड बाई ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल। देखिए, इनके बीच में एनर्जी, मटेरियल, इन सब चीजों का ट्रांसफर हो रहा है।
ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबद्ध है। देखिए, जानवर घास चर रहे हैं, ह्यूमंस को फल वगैरह पेड़ों से मिल रहा है, पेड़ पौधे सनलाइट से फोटोसिंथेसिस जैसा केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं। तो ये सभी एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है और इनके बीच में एनर्जी मटेरियल का ट्रांसफर हो रहा है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ह्यूमन एनवायरनमेंट, मानवीय पर्यावरण। ह्यूमन बींग्स इंटरैक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। देखिए, ह्यूमन बींग्स एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करते हैं और उसे मॉडिफाई करते हैं अपने जरूरत के हिसाब से। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। अर्ली ह्यूमंस अडेप्टेड देमसेल्व्स टू द नेचुरल सराउंडिंग्स। देखिए, जो अर्ली ह्यूमंस थे, प्रारंभिक मानव थे, उन्होंने खुद को अपने नेचुरल सराउंडिंग के अनुसार ढाल लिया था। जैसे पहले ठंड के मौसम में स्वेटर जैकेट्स नहीं होते थे, तो वे खुद को उस हिसाब से ढाल लेते थे। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। दे लेड अ सिंपल लाइफ एंड फुलफिल्ड देयर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द नेचर अराउंड देम। उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। विद टाइम नीड्स ग्रू एंड बिकेम मोर वेराइड। देखिए, जैसे जैसे वक्त बदला, लोगों की जरूरतें बढ़ी और विभिन्न प्रकार की जरूरतें बढ़ने लगी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। ह्यूमंस लर्न न्यू वेज टू यूज एंड चेंज एनवायरनमेंट। देखिए, ह्यूमंस की जो नई नई नीड्स बढ़ी, जरूरतें बढ़ी, उन जरूरतों को पूरा करने के लिए ह्यूमंस ने नए नए तरीके सीख लिए एनवायरनमेंट को यूज करने के लिए। और फिर उसने एनवायरनमेंट को यूज करना शुरू किया और एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करना शुरू किया। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, डोमेस्टिकेट एनिमल्स एंड लीड अ सेटल्ड लाइफ। उसने फसल उगाना, पशु पालना एवं स्थायी जीवन जीना सीख लिया। द व्हील वॉज इन्वेंटेड, सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस्ड, बार्टर सिस्टम इमर्ज्ड, ट्रेड स्टार्टेड एंड कॉमर्स डेवलप्ड। देखिए, ह्यूमंस ने व्हील का इनोवेशन किया तो एक जगह से दूसरे जगह जाना आसान हुआ, एग्रीकल्चर अच्छी हुई, तो सरप्लस फूड प्रोड्यूस हुआ, बार्टर सिस्टम इमर्ज हुआ, व्यापार शुरू हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। देखिए, बार्टर सिस्टम को समझते हैं। देखिए, बार्टर सिस्टम का मतलब है कि बिना पैसे के वस्तुओं का लेन देन करना। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी के पास अनाज है और उसे फल चाहिए, तो वो फल बेचने वाले के पास जाएगा और बोलेगा कि 1 केजी अनाज ले लो और बदले में 10 सेब दे दो। तो ये बिना पैसे के लेन देन हुआ, तो इसे बार्टर सिस्टम कहते हैं। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इनेबल्ड लार्ज स्केल प्रोडक्शन। देखिए, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हुआ और लार्ज स्केल प्रोडक्शन शुरू हो गया और इसी के साथ लार्ज स्केल एमिशन हुआ, पॉल्यूशन बढ़ा, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या सामने आई। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। ट्रांसपोर्टेशन बिकेम फास्टर, परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ। इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन मेड कम्युनिकेशन इजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। देखिए, इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन से आप देश विदेश के किसी भी कोने में कोई भी घटना के बारे में जान सकते हैं। आप इंडिया में बैठे बैठे यूरोप में अपने फैमिली, अपने फ्रेंड से बात कर सकते हैं। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। अ परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट। देखिए, ह्यूमन बींग्स को अपने नेचुरल एनवायरनमेंट का बैलेंस्ड वे में, सस्टेनेबल वे में यूज करना चाहिए, क्योंकि अगर ये बैलेंस खराब हुआ तो हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, उसकी जो रिसोर्सेज हैं, संसाधन है, वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे और खत्म हो जाएंगे, डिप्लीट हो जाएंगे। प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। Humans must learn to live and use their environment in a harmonious way. मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसका उपयोग करना सीखना चाहिए। डू यू नो, ऑन 5 जून एवरी ईयर द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड। देखिए, हर साल 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। बार्टर सिस्टम को भी देख लेते हैं। इट इज अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज्ड विदाउट द यूज ऑफ मनी।
ये वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।